जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एज यूजुअल आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आपको पता, लाइव क्वेश्चन आंसर जो हम सेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए लाइव, और अगर कोई क्वेश्चन वो शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी चूंकि लाइट ज़रा इधर कम है जी, मे भी थोड़ी देर में आ जाए तो ये लाइटिंग जो है इसकी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अभी अभी थोड़ा सा डार्कनेस होगी क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम आ रही है जी। पीछे लाइट अभी गई हुई, यूपीएस पे हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल आज का ऑब्जेक्टिव जी आपको पता, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं और कुछ मटेरियल जो मेरी तरफ से उसमें मैंने शेयर करना होता है। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ इससे पहले कि दोस्त मेरे साथ आए। जी क्वेश्चन है जी सबसे पहले कि वाई वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सैलरीड इंडिविजुअल एंड ए नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। जी हमारे साथ आए जी जमशेद बिन जवेद है। अस्सलाम वालेकुम कह रहे जी। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। आपको क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और बाकी भी कोई दोस्त अगर आना चाहें तो वो भी आके हमारे साथ लाइव क्वेश्चन आंसर जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी जनाब, अब जो दोनों तरफ है जी ये हमारा सेशन, उधर से यूट्यूब पे भी चल रहा होता है और इधर से फेसबुक के ऊपर भी हम चला रहे होते हैं जी, इसको दोनों तरफ चल रहे होते हैं। तो और तीसरा मैं ओपन कर देता हूँ, इसमें लिंक दे देता हूँ जीमेल का भी, कि अगर कोई लाइव आके वैसे क्वेश्चन करना चाहे तो वो भी मैं ओपन करने जा रहा हूँ जी। जी ये मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर रहा हूँ जी। अगर कोई लाइव आके क्वेश्चन करना चाहे तो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ जी। ये लिंक मैंने जो मीट का जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ जी आप लोगों को। जी ये आ गया जी, उसका लिंक मैंने सेंड कर दिया। अगर आप लाइव आके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, इंस्टेड ऑफ के आप टाइप करें। बहरहाल सवाल आ रहे हैं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी। पहले सबसे पहले हैं जी उमर जतोई हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं सर जस्ट काइंडली टेल मी अबाउट हाउ टू फाइल ट्रांसपोर्टर इनकम टैक्स रिटर्न। देखें ट्रांसपोर्टर डिपेंड करता है, अगर आप जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर कंपनी है तो ऑडिटेड अकाउंट्स बना के तो नॉर्मल अपनी रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर ले, उस पर जो आपका टैक्स बनेगा वो आप जमा कराएंगे। और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कर रहे हैं जो टैक्स काट के दे रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज पे मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 3% है, या अगर रिड्यूस रेट हुआ तो 3% है, वरना 8% या 10% जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो उमर जितोई साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अच्छा, उसके बाद फाहद भट्ट है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फिर आ गया जी, आगे हैं वाई वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सैलरी इंडिविजुअल एंड ए नॉन सैलरी इंडिविजुअल। ये जो मैंने कंट्रीब्यूट करना है वो इसलिए कि सैलरीड पर्सन के लिए जो टैक्स रेट है वो कम होता है और नॉन सैलरीड के लिए ज़्यादा होता है। मसलन अगर पहला स्लैब आप देखेंगे तो सैलरीड पर्सन 6 लाख रुपए तक 0% है, जबकि नॉन सैलरीड के लिए 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। जी जनाब, तो लिंक मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, अगर आप लाइव करना चाहें आके तो वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ रहे हैं जी मेरे साथ सवाल नेक्स्ट आया है। जमशेद बिन जवेद कह रहे हैं सर आई एम डूइंग आर्टिकल्स फ्रॉम KPMG इन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज माई लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इन ऑर्डर टू वर्क एज ए टेक कंसल्टेंट इन फ्यूचर। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है जमशेद साहब, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना, जितने केसेस आप हैंडल करेंगे, जितना मैक्सिमम इसमें आएंगे
वो आपको बाद में एडवांटेज देगा। तो सो आपने प्रैक्टिस भी करनी है बाद में, अगर तो किताब भी अच्छे तरीके से लर्न करें और प्रैक्टिकल चीज़ों को भी अच्छे तरीके से लर्न करें। ये मेरी सजेशन है आपके लिए जी। अच्छा जी, इंजीनियर राना हसनैन साहब है, वो कह रहे हैं आई एम ए सैलरीड मैन एंड फाइलर, if I start my side business, can I use same NTN for this business, or I will have to register as a sale tax and get NTN? Please guide। देखिए राना साहब, बात ये हो रही है कि अगर आप पर्सनल नाम पे ही अपना बिजनेस करना चाहती हैं तो फिर उसी एनटीएन में आप बिजनेस का प्रोफाइल ऐड करवा लें और उसी एनटीएन की बेस पे आपको सेल टैक्स का नंबर इशू हो जाएगा। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राना साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दे। जमशेद साहब अगर आपको भी जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दे। और सरमद बशीर हमारे साथ है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैन अमेंडमेंट बी मेड डायरेक्टली अंडर सेक्शन 1822 विदाउट सिलेक्शन ऑफ केस फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 177? जी सरमद बशीर साहब, आप जरा जेब में रखिएगा, 177 तो टोटल ऑडिट का है, लेकिन अगर आपका पार्शल अमेंडमेंट है जिसे अमेंडमेंट इन असेसमेंट है, उसको 122 लग सकता है। ये मैं आपको पहले बताऊं, और ऑब्वियसली उनके पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन है या जो भी है उस बेस पे 122 उसको लग सकता है। तो सरमद बशीर साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। फिर मजर हुसैन साहब है, वो कह रहे हैं फॉर फॉरेन रेमिटेंस अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज कंपनी सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल। मजर हुसैन साहब, बात ये हो रही है कि अगर आप अपना पैसा लेके आए हैं जिसका सोर्स आपने बताना है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जो सोर्स नहीं बताना और आपको पता है 111(4) का आपने बेनिफिट लेना है सेक्शन का, तो फिर आपको बैंकिंग चैनल जो है अप्रूव्ड बैंक शेड्यूल बैंक के थ्रू ही पैसा लाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों साइड्स पता लग गई होगी, और इसको अगर आपको आवाज़ सही आ रही है और समझ आ गई हो तो मजर साहब इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जी मैं एक दो क्वेश्चन मैं उधर से भी लेना चाहूँगा अगर आए हैं यूट्यूब से। जी वहाँ पे सवाल आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। टर्नओवर टैक्स अंडर सेक्शन 113 के अंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कमीशन एजेंट्स और रिड्यूस रेट्स के आइटम्स पे कैसे एप्लीकेबल होगा? इसमें ना कैसर साहब, बात ये हो रही है कि आप 113 के जो रेट्स हैं ना फर्स्ट शेड्यूल में, उसमें जाके देखेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के ऊपर रिड्यूस रेट होंगे। वो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, फर्टिलाइजर वाले हैं, सिगरेट्स वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, काफ़ी उन्होंने लिस्ट, उसमें राइस मिल भी है, वो उसको आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कैसर साहब आपको जवाब मिल गया होगा। अगर ये ओके हो गया तो इसको आप काइंडली ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी, मेरे पास बशीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारे कंसल्टेंट आर पेड एट ईच मंथ एंड एंड अमाउंट एंड टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 153 while advance tax due date is 15th March, what he should do? देखिए बात ये हो रही कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और वो जो मिनिमम टैक्स है उसको कंपेयर करना है जो 153 में कटेगा, तो दोनों में से जो हायर होगा उसकी आप ऑब्वियसली 4 किस्से करके तो एडवांस टैक्स की मद में जमा करवाएंगे। और अगर 153 वाला ज़्यादा तो ज़ाहिर बात है वो तो आप साथ दे ही देंगे, वो तो पूरा हो जाएगा, फिर अलहदा से जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बशीर अहमद साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। और वसीम आरिफ कह रहे हैं जी, सर जी टैक्स चार्जेबल और नॉर्मल टैक्स में डिफरेंट बता दें। एक इंडिविजुअल है उसकी सैलरी इनकम भी है और बिजनेस इनकम भी। सर जी टैक्स चार्जेबल और नॉर्मल टैक्स, देखिए बात ये हो रही है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस है, जो टैक्सेबल इनकम पे आपने जो निकालना है टोटल इनकम फिर टोटल इनकम फिर टैक्सेबल इनकम जब आप निकालेंगे तो आपने टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स पे करना है उसको नॉर्मल टैक्स ही कहा जाता है। और उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा ओबियसली वो निकलेगा ग्रॉस, और उसमें अगर टैक्स क्रेडिट्स और रिडक्शन है वो आप माइनस करेंगे तो वो आपका टैक्स ओबियसली जो निकलेगा वो टैक्स चार्जेबल है, और जो फिर बाद में पेमेंट की होगी वो आप माइनस करेंगे तो टैक्स आपका पेबल आ जाएगा, मतलब माइनस करके या पेबल या रिफंड या बराबर हो जाएगा। और अगर सैलरी और बिजनेस इनकम है तो ओबियसली
अगर वो है तो दोनों को प्लस करके, टैक्सेबल इनकम दोनों की निकाल के प्लस करके, उसमें से एग्जम्पशन जो है वो माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकाल के उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो वसीम आरिफ साहब अगर जवाब मिल गया तो ओके कर दें। नईम गौरी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 1 मिनट की फ़ोन मेरे घर से आ गया, मैं ज़रा, हेलो, अभी लाइव सेशन चल रहा है, मैं आपको बाद में करता हूँ। कितनी देर आपको लगेगी? चलो मुझे भी घंटा भी लगेगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो सवाल हो रहा था जी, किस बिजनेस पे कितना जीपी होना चाहिए, कहाँ से पता चलता है, चलेगा? अच्छा, इसमें नईम गौरी साहब बात ये होती है, कुछ सेक्टर्स के ना प्रोफाइल होते हैं, उनकी हिस्ट्री बनी होती है, ठीक है। जैसे आपके पास लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेक्टर का जीपी उतना ही हो। किसी का, जैसे अगर एक बंदे ने नया बिजनेस शुरू किया, एक पुराना चल रहा है, एक छोटा सेटअप है, एक बड़ा सेटअप है, फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या है, फिर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ क्या है, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर देख के तो फिर जीपी जो है, और मार्केट क्या कहती है उसको देख के ये जीपी जो है वो तय किया जाता है। जी नईम गौरी साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। राना साहब कह रहे हैं जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी। समूल बशीर कह रहे हैं जी, सरमद बशीर सॉरी कह रहे हैं ओके, थैंक यू जी। जमशेद बिन जवेद हमारे साथ आए हैं। मैं जी ज़रा देख लूँ उधर कोई क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कोई सवाल ना आया हो जी। हाँ जी, उन्होंने ओके कर दिया जी, कैसर साहब ने। खालिद मेमन साहब कह रहे हैं सर, क्या कहते हैं जी, केटरर सर्विसेज प्रोवाइड किया किस तरह ट्रीट होगा? देखिए खालिद मेमन साहब, बात ये हो रही है कि कैटरर की जो सर्विसेज हैं वो अब दो तरह है ना। एक तो वो आपके जहां आप रेंडर करेंगे उस सूबे के पास, उस पर अगर सेल टैक्स एप्लीकेबल है तो वो पे करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो ऑब्वियसली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें अगर टैक्स डिडक्टेबल ना हुआ तो वो आपका नॉर्मल टैक्स जो आपका प्रॉफिट पे बनेगा या लॉस पे, वो आप पे करेंगे। अगर आपको खालिद मेमन साहब जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। उसके बाद कैसर साहब फिर एक सवाल कर रहे हैं, हाउ ए प्राइवेट पर्सन not being a builder or developer can take benefit and convert the money into white source? देखिए कैसर साहब, अभी इसका स्टेटस ये चल रहा है कि अगर आप अपनी अमाउंट को वाइट करना चाहते हैं, ज़रा जेल में रखिएगा, तो फिर आप 50 लाख रुपए तक बैंकिंग चैनल के थ्रू शेड्यूल बैंक में पैसा लेकर आएंगे। उसका सोर्स इनकम टैक्स वाले आपसे नहीं पूछेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी मर्जी आप बाद में ये ट्रांजैक्शन करते जाएं, और किसी वक्त भी आपको पता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी पास हुआ है, और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। बहरहाल टू दी एक्सटेंट ऑफ आपने जो पूछा है वो जवाब आपके पास आ गया है। जी जनाब, आगे मैं चलता हूँ जी। जी जमशेद बिन जवेद साहब कह रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स इन कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन लॉज इन पाकिस्तान? बड़ा अच्छा सवाल है जी जमशेद बिन जवेद। बात ये हो रही है कि आपको, ज़ाहिरी बात है, आपको जो जितने भी SRO सर्कुलर्स आएंगे उसको, और किताब में जितनी अमेंडमेंट्स आपकी आ चुकी हैं और आ रही हैं, उन सबको लेके चलना पड़ेगा डेली बेसिस पे, तभी आप इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है जी, मदर हुसैन साहब कह रहे हैं, थैंक्स, आपका शुक्रिया जनाब। जी जमशेद बिन जवेद, आप मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। फयाज अहमद कह रहे हैं जी, सर प्लीज़ सेंड मी वीडियोज ऑफ सेशन ऑन ईमेल। फयाज अहमद साहब, आप ना, हमारा यूट्यूब का चैनल है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस, उस पर तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको जाके आप लाइक कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। आपको प्रेजेंट वीडियोस भी 200 प्लस मिल जाएंगी, और जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपके पास आ जाएगी। जी जनाब, तो अगर फयाज अहमद साहब आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। जुएब खान आए हैं जी, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इज परचेजेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इज आल्सो एग्जेम्प्टेड, हाउ टू रिफ्लेक्ट द सेम इन द सेल टैक्स रिटर्न? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। देखें जुएब खान साहब, अगर आप परचेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एग्रीकल्चरलिस्ट से करते हैं तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट है, ठीक है, अनलेस पैक्ड करके या आप थर्ड शेड्यूल में या रिड्यूस रेट वाले में ना फॉल कर रहे हैं। पहली बात तो ये।
अब दूसरी बात रही कि रिफ्लेक्ट कैसे करना है, तो एग्जाम्प्ट है, अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसको रिपोर्ट कर दें आप, उसमें कोई इशू नहीं है। उसका एग्जाम्प्ट सप्लाई का जेन में रखिएगा, इनपुट जो है वो अवेलेबल नहीं होता, आपको सेल टैक्स का इनपुट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, जोएब खान साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। नईम गोरी साहब कह रहे हैं जी ओके हो गया है। हुसनैन सलीमी आई एम कह रहे हैं व्हाट अबाउट टर्नओवर टैक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स में मैंने आपको बताया 113 सेक्शन है, उस पर आप जाके उसके जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट्स दिए हुए हैं, और प्लस डिफरेंट क्लॉजेज है जिसमें 113 अप्लाई नहीं होता या डिफरेंट रिड्यूस रेट पे होता है, उसको आपको जेन में रखना पड़ेगा। जी हसनैन साहब सलीमी साहब अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। वसीम आरिफ कह रहे हैं जी उन्होंने कमेंट्स पास किया, थैंक यू वेरी मच जी। फिर सर मैं टैक्स सीखना चाहता हूँ आपसे। उसामा साजिद कह रहे हैं, उसामा साहब इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट करके रब्ता कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है जी। फयाज अहमद आए हैं जी, वो कह रहे हैं सर इंडिविजुअल गेटिंग शेयर फ्रॉम एओपी हाउ विल ट्रीट विद एडवांस टैक्स। देखें फयाज अहमद साहब, बात ये हो रही है कि जो एडवांस टैक्स है वो एओपी ने पे करना है, वो मेंबर की अगर कोई इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर वो अप्लाई नहीं होगा। अगर फयाज अहमद साहब आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जोएब खान ने ओके कर दिया जी। उसके बाद है हसनैन सलीमी आए हैं, वो कह रहे हैं आई एम MBA एंड डूइंग LLB फाइनल ईयर इंटरेस्टेड टू लर्न टैक्सेशन। जी कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है जी हमारे, अगर आप करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बड़े लोग कर रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी है और फिजिकल भी है। जी जनाब, हसनैन सलीमी साहब ने कर दिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया जनाब। अब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ अगर कोई सवाल आया हो तो। जी खालिद रहमान साहब ने ओके कर दिया है, और कैसर साहब ने भी थैंक यू कर दिया जी, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैंने लिंक भी सेंड कर दिया जी, दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। ये मीट का लिंक है, आप डायरेक्ट आके भी मेरे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ये मैं लिंक दोबारा दे रहा हूँ जी, अगर कोई इसमें लाइव आके क्वेश्चन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है जी, चाहे वो YouTube पे हो। ये वीडियो जी YouTube पे भी लाइव जा रही है, और प्लस मीट पे भी जा रही है जीमेल में, और प्लस आपके फेसबुक पे भी जा रही है जी। जी जनाब, और कौन सा अब आया हसनैन सलीमी, डू यू हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़ ऐड मी। हसनैन सलीमी साहब आपको जो है, आप मुझे नंबर जो है अपना भेज दें, SMS कर दें मेरे नंबर पे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको इनवाइट कर देंगे, कोई मसला नहीं है इसका। जी फयाज अहमद कह रहे हैं ओके जी, हसनैन सलीमी साहब कह रहे हैं ओके जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, कोई और दूसरी तरफ कोई क्वेश्चन आ गया हो तो मैं अभी कह नहीं सकता। जी जनाब, अच्छा अब मैं कुछ जो शेयर कर रहा था जी, सैलरीड और नॉन, इससे पहले के सवाल हैं तो मैं भी साथ साथ शेयरिंग करता जाऊँ। अब आपको सैलरी का चैप्टर पढ़ने के लिए वो सनैन सलीमी कह रहे हैं यूट्यूब लिंक चाहिए। अच्छा ठहरे जी, मैं आपको अभी दे देता हूँ यूट्यूब। सॉरी जी, मेरा एक फ़ोन आ गया, मैं उसको ले लूँ, मेरे स्टूडेंट का ही फ़ोन है आपकी तरह। हेलो, हाँ जी, अभी वो ज़रा लाइव सेशन चल रहा है, तो वो वैसे मैंने सर्टिफिकेट देख लिया था, वो पैसे ऑफिस के खर्चों के लिए हैं, जिन्होंने भेजे हैं वो उसको कवर कर दे, तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, उसने पर्सनल इनके ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजे हैं ना, ठीक है। इसमें इसको डाल दो भाई, जो ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए रिसीट आई है, और क्या है, वही है, और क्या है। चलो मैं फिर ये सेशन कर लूँ, फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, नईम गौरी हमारे साथ हैं जी, वो कह रहे हैं
हम कैश पे कितनी तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं? ये बेसिकली जी 50 लाख तक जो है आपकी, अगर 50 लाख या उससे एक्सीड करती है तो इमूवेबल 50 लाख है और मूवेबल 10 लाख रुपए तक आप कैश में ले सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको क्रॉस चेक के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जी जनाब, इसके अंदर नईम गौरी साहब 75A सेक्शन है, मैं आपको कोट कर देता हूँ, ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको आप देख लीजिएगा, आपका जवाब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जी वैसे मैंने आपको दे दिया, अगर आपको पता लग गया हो तो इसको ओके कर दीजिएगा। जी जुएब खान कह रहे हैं सर काइंडली आल्सो ऐड माय नंबर इन व्हाट्सएप ग्रुप। जी बिल्कुल कर देंगे जुएब साहब, आप हमारा जो मैं आपको नंबर दे देता हूँ जी सबको, आप नंबर नोट कर लें। 03184777677, ये हमारा जी व्हाट्सएप नंबर है। एक मिनट, ये जी व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है, इसमें आप सब लोग आ जाएंगे तो आपको इनवाइट कर देंगे हम लोग जी, कोई इसमें इशू नहीं है, ग्रुप बने हुए हैं। जी जनाब, तो जुएब खान अगर आपको अच्छा सवाल था जी किनका, इनका था नईम गौरी साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो आप ओके कर दें। अब जी इधर कोई और सवाल आया हो, इधर नहीं अभी फ़िलहाल कोई आया जी। जी जनाब, अच्छा मैं आगे चलता हूँ जी, मैंने अपना कुछ और भी शेयर करना है आप लोगों से। जी ये मेरे पास है टर्म्स हैं सैलरी के चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ें एट द सेम टाइम आपको स्टडी करनी है। एम्प्लॉई ऑब्वियसली इसमें डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, वो भी हो सकता है। एम्प्लॉई अदरवाइज मैनेजमेंट में है, नॉन मैनेजमेंट में है, एडमिन, कॉस्ट ऑफ सेल, फैक्ट्री में, सेलिंग में, वो सारे इसमें फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर पब्लिक सर्वेंट है तो वो भी एम्प्लॉई की डेफिनेशन में ही है, पब्लिक होल्डिंग ऑफिस जो है आपका। अच्छा, अब फिक्स्ड या सर्टेनेबल अमाउंट, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर जो ऑब्वियसली कंपनसेट करेगा सर्विसेज के अगेंस्ट, और एम्प्लॉयमेंट जब आप एग्रीमेंट करेंगे एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, तो उसको वो एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जी जनाब, ये तो कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, ओके कर दिया जी नईम गौरी साहब ने और हसनैन सलीमी साहब ने। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ। आगे अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी मेरे पास, ये आप टैक्सेबिलिटी ऑफ एरियर सैलरी जो है वो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है जी। तो उसका तरीका ये है कि या तो आप करंट ईयर में उसको ऐड कर लें, उस पर टैक्स जो बनता है या नहीं बनता है उसके मुताबिक ऑफर कर दें, और अगर आपका जो है एरियर सैलरी या आप जिन साल या जिन सालों से बिलोंग करता है उस इनकम में जाके ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल लें। यानी फ़र्ज़ करें अगर मुझे 2019 की सैलरी जो है वो 2020 में मिलती है, तो मेरे पास दो ऑप्शन क्या है कि फ़र्ज़ करें 12 लाख रुपए एक साल की सैलरी है, तो 12 लाख 2019 का, 12 लाख 2020 का, दोनों को जमा करूँ 24 लाख पे टैक्स दे दूँ, या 12 लाख 2019 में ऑफर करूँ, 19 की सैलरी 2020 में 12 लाख यहाँ ऑफर करूँ और दोनों का टैक्स निकाल लूँ 12-12 लाख रुपए के ऊपर। तो जिस तरह मेरा टैक्स कम बनेगा वो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपने करंट ईयर में करना है ऐड तो फिर आपको ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले साल में जाना चाहते हैं या सालों में, तो फिर आप ऑप्शन लिख के देंगे विद रिटर्न कि आपने इसको यूज़ किया है। जी जनाब, ये एरियर सैलरी के मुताबिक जो जो उसकी कुछ ट्रीटमेंट थी उसको कैसे करना है वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। इस दौरान जी सवाल आ गया यूट्यूब के ऊपर, वो पूछ रहे हैं सर नो वैट इज पेड ऑन लोकल सप्लाईज ऑफ ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वेदर इट कुड बी चार्ज एट इम्पोर्ट स्टेज। देखें कैसा सा बात ये हो रही है, अगर आप
वो आपको पहले 6 शेड्यूल जाके चेक करना पड़ेगा, या 5th शेड्यूल जिसमें, या रिड्यूस जो भी है। तो अगर उनमें एग्जम्पशन में ना गया और रिड्यूस में ना गया ऑब्वियसली, तो तब आपका स्टैंडर्ड रेट लगेगा। अगर आप अदरवाइज आए तो फिर आपको उस पर सेल टैक्स जो है वो पे करना पड़ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अगर लोकल में एग्जाम्प्ट है तो इंपोर्ट में भी एग्जाम्प्ट होगी, तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कैसर साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अब मैं आ गया जी इधर। अच्छा, नेक्स्ट फेसबुक के ऊपर मैं आया हूँ जी। नेक्स्ट जो मेरा, अच्छा इससे पहले मैं आगे चलता जी, एक सवाल आ गया है। जुएब खान कह रहे हैं, सर थैंक्स अ लॉट जी, आपका शुक्रिया, यू आर प्रोवाइडिंग ए ग्रेट सर्विस, आई रियली अप्रिशिएट योर दिस एफर्ट। क्योंकि मेरा यकीन नहीं आ रहा कि एक टैक्स एक्सपर्ट से इतनी आसानी से कांटेक्ट हो रहा है हमारा। जुएब खान साहब, ये तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, बंदे का कोई कमाल नहीं होता। आप बस दुआ कर दिया करें, ये अल्लाह की मेहरबानी और उसकी लोगों की दुआओं की वजह से हो रहा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक मैक्सिमम पहुँचा जा सके, जितना भी फ़ायदा हो सकता है वो लोगों के साथ जो है नॉलेज जो है शेयर करके वो उसको पहुँचाया जा सके। शहजाद बलोच ड्यूरिंग द पीरियड आए हैं जी, वो कह रहे हैं, सर रेंट ऑफ बिल्डिंग पेड इन एडवांस फॉर 3 years। अच्छा, एडवांस टैक्स डिडक्शन इज मेड ऑन करंट टैक्स ईयर रेट्स। जी बिल्कुल शहजाद बलोच साहब, ऐसे ही है। जब आप एडवांस लेंगे तो वो करंट ईयर के हिसाब से आपका टैक्स काट लेंगे। अब आपने उसको देखना है कि आप ऑब्वियसली जो फॉर द ईयर की इनकम बनेगी उसको किधर लेके जाना है आपने। आया आपने उसमें से खर्चे माइनस करने हैं या आपने सेपरेट ब्लॉक में जाना है। और ऑब्वियसली जो ओवर एंड अबव होगा टैक्स, उसका आप क्रेडिट मांग लेंगे, और जब वो रेंटल इनकम में जाएगा उसको फिर उसके अगेंस्ट आप एडजस्टमेंट क्लेम करेंगे। जी जनाब शहजाद बलोच साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ जी, कोई सवाल तो नहीं आया। चले इधर अभी ओके है जी। जी और मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी। माई जो क्वेश्चन है एरिया के बाद, जी ये अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है और प्लस मेरे पास एक सवाल भी आ गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा सवाल क्या कहते हैं जी। वकार हुसैन बुखारी लाइन पे आए हैं, वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज शेयर इफ एन एम्प्लॉई विड्रॉ प्रोविडेंट फंड इन द मिडल ऑफ द टैक्स ईयर, हाउ मच टैक्स चार्ज ऑन इट। देखिए वकार साहब, बिल्कुल ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो 6th शेड्यूल है वो अलाउ करता है कि ड्यूरिंग द पीरियड भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप विड्रॉ करके जो भी रिकग्नाइज है, अनरिकग्नाइज है, गवर्नमेंट का है, जिसका भी है, उसके मुताबिक जो आपको एग्जम्पशन है वो ले ले और बाकी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो एप्लीकेबल होता है। वकार हुसैन बुखारी साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद एक सवाल आया जी, हमाद शेख वो कह रहे हैं, हमाद शेख साहब कह रहे हैं, सर कल आपने बताया था कि सेक्शन 147 का इतलाक उन पर भी होता है जिनका टैक्स सेक्शन 153 के तहत आमदनी के मिनहा कर लिया जाता है। अब ऐसी सूरत में अगर सप्लायर का टैक्स बायर भी साथ साथ मिनहा कर लेता है तो यूँ तो ये डबल टैक्सेशन का इम्कान होगा, कुछ वजह करें। अच्छा देखें कलेक्शन और मैकेनिज्म, देखें बात यह हम आज शेख साहब देखें, फ़र्ज़ करें एक एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है ना। आपने एक सेल की है, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की, उसको ज्यूम कर लेते हैं विद सेल टैक्स है या विदाउट जो भी है, अगर नहीं एप्लीकेबल तो उस पर फ़र्ज़ करें 4.5% टैक्स कट गया है। अब 10 लाख का 4.5% आपको पता तकरीबन 45,000 जो है वो आ जाएगा। अब आपने 45,000 वो है, अब 10 लाख की सेल के अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट पे टैक्स निकालना है। इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगा, और वो लायबिलिटी जब निकलेगी तो उसमें से जो ऑलरेडी कटा होगा वो माइनस हो जाएगा, तो डबल नहीं होगा, ये सिंगल ही होगा। हमारे शेख साहब, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी, और अगर ऐसे ही है तो आप इसको ओके कर दें। नईम गौरी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अगर कोई इनकम टैक्स में न्यू रजिस्ट्रेशन करवाता है
एंड 2020 की रिटर्न देता है, तो क्या उस पे भी पेनल्टी लगेगी? देखिए नईम गौरी साहब, बात ये हो रही है कि अगर तो आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसको पिछले 5 साल भी कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, उस अपनी ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। अगर लॉ एप्लीकेबल नहीं था, रिटर्न नहीं फाइल की, तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर लॉ एप्लीकेबल था तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा 114 सेक्शन का, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर वो नया होगा, जारी बात है, पहले वो कोई स्टूडेंट था या अभी जॉब उसकी लगी है, तो या जॉबलेस था, कुछ भी था, पहली दफ़ा वो आया है, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। फिर वो रहता कहाँ था, पेरेंट्स के साथ था, तो उसको उधर से कवर कर ले आप। तो नईम गौरी साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वकार हुसैन कह रहे हैं जी ओके, थैंक यू वेरी मच जी। शहजाद बलोच कह रहे हैं जी थैंक यू, आपका शुक्रिया जनाब। शाहजेब अली कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट टैक्स चार्जेबल, काइंडली एक्सप्लेन ब्रीफली। देखिए टैक्स चार्जेबल क्या, जो आप शाहजेब अली साहब, सीधी सी बात है, आपको पहले टैक्सेबल इनकम निकालनी है, पहले इनकम निकालनी है, फिर आपको टोटल इनकम निकालनी है, फिर आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है, फिर टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर टैक्स क्रेडिट्स डिडक्शंस वो सारे माइनस करने हैं, फिर एंड पे जो टैक्स की पेमेंट्स की हुई हैं वो माइनस करनी है। तो टैक्स चार्जेबल तो ऊपर आ गया होगा, टैक्स जो रिडक्शन से पहले और उससे पहले जो लायबिलिटी आपकी बनती थी। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे है आपको सादा लफ्ज़ों में बताने का तरीका। हम आशे कह रहे हैं सर बहुत शुक्रिया, मुझे आप कुछ वजाहत मिल गई है, कॉन्सेप्ट मिल गया, शुक्र, चले आपका शुक्रिया जनाब, बस दुआ कर दे अल्लाह खैर करे। नईम गौरी कह रहे हैं जी थैंक यू, आपका शुक्रिया जनाब। अब मैं आ रहा हूँ जी सीधा, मेरा एक सवाल आया हुआ है आपकी तरफ, मैं पहले यूट्यूब पे देखूँ कोई सवाल तो नहीं है, नहीं उधर अभी सच कोई सवाल उसके बाद नहीं आया जी। जी जनाब, अभी जो मेरा सवाल नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है कि व्हाट इज़ दी मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सैलरी में बी ऑफर्ड फॉर टैक्स पर्पजेज अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देखिए मिनिमम पीरियड क्या हो सकता है, आप एक दिन की सैलरी ऑफर कर दें, आपको मिले ही एक दिन का, यह हो सकता है आपको मिले ही ना, ये कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा पे कोई लिमिट नहीं है, वो 1 साल की है, ओबियसली 1 साल ही की सैलरी जो है वो आप एडवांस वाली तो आपको पता है इनकम में नहीं जाती, वो लायबिलिटी के तौर पे रहेगी, तो कम से कम 0 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं और उस पीरियड को ऑफर कर सकते हैं 1 साल के अंदर जो बनता होगा। जी जनाब आगे चले जी, मैं नेक्स्ट शेयरिंग पे चलता हूँ। जी ये नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन सैलरी ट्रीटेड टू हैव बीन रिसीव्ड एंड पेड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। देखिए इसमें ना 273 सेक्शन है और 69 सेक्शन है, इसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि ज़रूरी नहीं कि सैलरी जो एम्प्लॉई है उसी को रिसीव्ड हो, अगर उसके बिहाफ पे आप किसी और को पे हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है या अवेलेबल होती है, मेड अवेलेबल होती है, लेकिन वो लेता नहीं है, या कोर्ट आपके मनी एफबीआर आपके अकाउंट में से निकाल लेता है जब टैक्स बना होता है, तो वो भी पेड ही समझा जाएगा, यानी रिसीव हो गई है उसको। अब पेमेंट की तरफ चलते हैं, तो पेमेंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर ही करे, अगर कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है, वो खुद या अंडर एन अरेंजमेंट को पे हो जाए, तो उसको यही समझा जाएगा कि, और पेमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉई को, किसी को भी हो सकती है उसके बिहाफ पे, इसी तरह एम्प्लॉयर की जगह पे भी कोई बंदा पे कर सकता है, तो यही समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव्ड एंड पेड हो गई है। जी जनाब आगे चलता हूँ जी, नेक्स्ट शेयरिंग क्या आ रही है मेरे पास। जी जनाब ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इनकम एंड प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी इनकम। बड़ा अच्छा सवाल है जी, ये काफ़ी लोग इसमें जो है वो कंफ्यूज होते हैं या मिक्स हो जाता है। देखिए दो बातें बड़ी क्लियर है। नंबर 1, अगर आपको सैलरी की जगह पे पैसे मिल रहे हैं तो वो भी सैलरी में शामिल है, मसलन पेंशन है, ग्रेजुटी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, गोल्डन हैंडशेक है, तो ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, यानी सैलरी बंद हो जाएगी और ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा ये प्रॉफिट इन एडिशन टू में भी चले जाते हैं, मसलन आपको बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं,
आपको इन एडिशन अगर बोनस और कोई आ जाता है और प्रोविडेंट फंड में इजाफा हो जाता है, या आपको क्या कहते हैं मतलब सैलरी कंटिन्यू रहती है, उसके अलावा जो भी है वो इन एडिशन टू सैलरी के अंदर चला जाता है, परक्विजिट्स में इजाफा हो जाता है, इंक्रीमेंट लग जाते हैं, बोनस आ जाता है, तो वो सारे जो है, या एम्प्लॉई शेयर स्कीम आपको मिल जाती है नॉर्मल सैलरी के अलावा, और भी या इंटरेस्ट फ्री लोन आपको आ जाता है उसके अलावा, पहले नहीं मिल रहा अब आपको दिया जा रहा है, तो वो इन एडिशन भी हो सकता है, इन ल्यू, लेकिन दोनों सूरतों में वो पार्ट ऑफ सैलरी ही बनेगा। अब चाहे रेगुलर हो, इन ल्यू ऑफ हो, या इन एडिशन हो, और जब वो सैलरी में आ जाएगा फिर आपको बाद में चेक करना है कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है, वो बात की बात है। पहले वो इनकम में आएगा, फिर टोटल इनकम, और फिर टैक्सेबल इनकम आप निकालेंगे। जी मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ जी, अभी तक उसी तरह ही है जी। फिलहाल कोई सवाल आता है तो मैं देख लेता हूँ जी। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। जी सवाल एक आ गया है, सैयद वकार शाह साहब सवाल लाया जी, सर इफ ए कंपनी पे एज एडवांस अगेंस्ट सैलरी ₹1 million टू एनी एम्प्लॉय एंड डिडक्ट 50,000 पर मंथ इन सैलरी विच आर टैक्सेबल। तो अब सवाल यह है कि अगर आप एडवांस अगेंस्ट सैलरी 1 मिलियन दिया है और उसमें से 50,000 वो कह रहे हैं जी पर मंथ वो काट लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है जनाब। जितना जितना आपने एडवांस दिया हुआ है, पहले आप एडवांस सैलरी बुक कर लें, उसके बाद उसकी उसकी सैलरी में से उतना आप एडजस्ट करते जाए, तो आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी। ठीक है, वो आपने लोन या एडवांस की अमाउंट माइनस करके आपने ऑफर नहीं करनी, आपने ग्रॉस ही ऑफर करनी है। ठीक हो गया, ये ज़रा जेहन में रखिएगा, ताकि अल्टीमेटली जो आपका लोन है वो उतरता जाए और सैलरी आपकी जो ड्यू टैक्स है वो आप पे करते जाए। तो सैयद वकार शाह साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद जुएब खान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर वी रिसीव्ड पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट एंड आवर बैंक विद हेल्ड टैक्स देयर ऑन, काइंडली एक्सप्लेन विच सेक्शन डील्स दिस टैक्स। देखिए ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो पैसा ना 154 सेक्शन है वो आप उसको देख सकते हैं, और अगर कैश विड्रॉल वाला पॉइंट है तो वो अपनी जगह पे रहेगा, वो नॉन फाइलर के लिए यानी नॉन ATL वालों पे 0.6% एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों आपके लिए, दोनों में से जो एप्लीकेबल है वो आप उसको देख सकते हैं। एक्सपोर्ट होगा तो 154 है, और अगर कैश विड्रॉल है तो वो आपका 236 मेरा ख्याल है। अब मुझे उसका नंबर अब याद ही सी है या आई है, जो भी है वो चेक कर लीजिएगा, कैश विड्रॉल वाला जो कि नॉन ATL वालों पे अप्लाई होता है। जी जनाब, जुएब खान साहब अगर जवाब मिल गया ओके कर दे। शहजाद बलोच हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट इम्पोर्ट स्टेज इन केस ऑफ ए कमर्शियल इम्पोर्टर। ठीक हो गया। नो एज फाइनल टैक्सेशन इज ओवर व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ 147 सेक्शन, नो डिडक्शन बाय परचेजर्स, सो इम्पोर्ट स्टेज डिडक्शन विल बी क्लेम्ड इन द क्वार्टरली 147 लेटर, प्लीज गाइड। देखिए शहजाद बलोच साहब, आपकी इम्पोर्ट पे चेक कर ले, इंपोर्ट का टैक्स तो ओबियसली आएगा, मिनिमम टैक्स है, प्लस आप चेक कर ले कि आपका जो क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपके प्रॉफिट पे टैक्स ज़्यादा ना बन जाए, तो दोनों में से जो हायर होगा वो आप पे करेंगे। ये आपको ज़रा वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा जी। और आगे आ रहे हैं जी, शाहजेब अली कह रहे हैं व्हाट वैल्यू शुड वी डिक्लेयर फॉर inherited property, most of the people declare ₹1, is it the correct way? देखिए शाहजेब साहब, बात ये है कि वो जीरो वैल्यू पे हम लोग, अगर वो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता तो 1 पे आप कर सकते हैं, क्योंकि ओबियसली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए हों तो वो रजिस्ट्रेशन आपकी कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर आपने उसकी कॉस्ट नहीं पे की, यानी रजिस्ट्रेशन भी आपके पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने करा के दी है, तो फिर आप ₹1 या जीरो वैल्यू पे जो भी वो एक्सेप्ट करेगा शो करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। शाहजेब अली साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। जुएब खान ने ओके कर दिया जी। मैं यूट्यूब पे देखूं अगर कोई सवाल आया हो तो जी। नेक्स्ट आया जी कमाल है साहब, वो कह रहे हैं सर प्लीज टेल अबाउट ADC, अबाउट
ये एडीसी किसका एब्रीवेशन जी? एक तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो अपनी जगह पे है। अल्टरनेट डिस्प्यूट कमेटी की मुझे लगता है बात कर रहे हैं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप इसको लिख दें, वरना जो भी कोई मीनिंग आप निकालना चाह रहे हैं एब्रीवेशन ये किसका है वो लिख दें, फिर मैं आपसे कमाल साहब कोई बात कर सकूंगा जी। लग तो ऐसे ही रहा है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट जो कमेटी है उसकी आप बात कर रहे हैं। जी जनाब, लाइव तो अभी कोई नहीं आ रहा जी। चले इधर मैं अपना फर्दर शेयर करता हूँ जी आप लोगों से। अभी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जी, सवाल लिखूंगा उसको फिर शेयर कर लेते हैं। यह जी बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गोल्डन हैंडशेक अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय गोल्डन हैंडशेक पेमेंट आपको रिसीव करता है तो उसका करना क्या है? उसमें दो चीजें जी देखें, या तो जिस साल आपको मिला उसको उसकी करंट ईयर की इनकम में ऐड कर दें और उसको टैक्स आप पे कर दें, तो ये नंबर वन ऑप्शन है। नंबर टू ऑप्शन ये है कि गोल्डन हैंडशेक पेमेंट को लास्ट 3 इयर्स का अगर जो एवरेज रेट होगा वो आप इसको लगाएंगे और जो करंट ईयर की इनकम होगी उसको अलग रेट लगाएंगे। इस तरह टोटल टैक्स आपके पास आ जाएगा। तो दोनों बेसिस में जिस तरफ टैक्स कम होगा उसको आप यूज कर सकते हैं। फिर वही प्रिंसिपल वही है, अगर आपने करंट ईयर में ऐड करना है तो आपको ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लास्ट 3 ईयर का एवरेज रेट लेना है तो फिर आप ऑप्शन इन राइटिंग में लिख के इसको देंगे रिटर्न के साथ कि मैंने ये ऑप्शन अवेल की है। जी जनाब, ये नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था जी। जी आगे चलूँ जी मैं, उन्होंने एब्रीवेशन अभी नहीं लिखा उसका किसका है वो। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या जी? जी मैं नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जी आपके पास। कोशिश कर रहा हूँ जी कि 1 आवर का सेशन हम करें। अभी तकरीबन कोई तकरीबन 42 मिनट्स हुए हैं और तकरीबन 18 मिनट्स बाकी हैं। तो आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर लें जी। जी जनाब, अब नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय टैक्स ऑन टैक्स। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया जी। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को ये कहते हैं जी कि मेरी अगर सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होगी तो उसका टैक्स भी आप जमा करवाएंगे, और तो वो टैक्स जो है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसको आप ऐड करके टैक्स निकालेंगे और जो कटा होगा वो बाद में आप माइनस कर देंगे। हो सकता है वो टैक्स आपके टैक्स के बराबर हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए। तो ये बार ये सिचुएशन, इसको टैक्स फ्री सैलरी भी कहते हैं, जो पहले कभी एग्जाम था पुराने ऑर्डिनेंस में, अब नए लॉ में वो चार्जेबल टू टैक्स है इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। जी जनाब, नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन आ गए जी। पहला आया जी फयाद अहमद साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं सर 1/5 सेल टैक्स इज डिडक्टेड बट नॉट शोन इन एन एनेक्चर सी ऑफ द सेल्स डाटा, हाउ विल ट्रीट इट इन द सेल टैक्स रिटर्न। देखिए बात यह है, ये सेल जो 1/5 सेल टैक्स है ओबियसली ये क्रेडिट अगर तो आपने काटा है तो क्रेडिट ओबियसली दूसरे का, वो आपको जमा कराना है। अगर आपका कटा है तो आप उसको उसकी क्या कहते हैं एफबीआर पोर्टल पे बताएं उनको कि जनाब ये आ नहीं रहा, अपीयर नहीं हो रहा, या सीपीआर जो भी उसका लेके तो उसको या आप क्लेम करेंगे, या ओबियसली अगर आपका कटा है तो आप क्लेम करेंगे, अगर आपने दूसरों का काटा है तो वो क्लेम करेंगे। ये जरा पॉइंट नोट करें, क्योंकि कई दफा ई पोर्टल पे चीज नहीं अपीयर हो रही होती तो वो रिक्वेस्ट करके उसको ठीक करवाना पड़ता है। जी फयाज अहमद साहब अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। माजिद राजी खान हमारे साथ है, वो कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन होगी अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की गई हो और 236C और के थी, रिटर्न नील थी। नहीं, अब आप माजिद राजी खान साहब पूछना क्या चाह रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन होगी अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की गई और 236C और के थी, रिटर्न नील थी। देखिए बात यह है कि अगर आपने ओबियसली अगर परचेज किया है, परचेज करके सेल किया है, तो गेन जो आएगा वो पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगी कि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है। अगर कोई एग्जम्पशन नहीं है, डबल टैक्सेशन टीटी एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर जिस तरह दूसरे लोग टैक्स पे करते हैं उसी तरह नॉन रेजिडेंट भी टैक्स उसमें पे करेगा जी। जी जनाब, जो गेन होगा उसके ऊपर और जो कटा होगा उसकी एडजस्टमेंट उसको मिल जाएगी। तो माजिद राजी साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। फिर जी ख्वाजा अली रऊफ साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वेदर
all the taxable goods import by commercial importer is exempt from 3% further tax if supplies made by commercial importer to retail unregistered consumers if value of supplies is not more than रुपीज़ 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। देखिए बात ये हो रही है ख्वाजा अली राव साहब, बात यह है कि अगर आपने 3% से छूट लेनी है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि किसी जगह पे फर्दर सेल टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, जिसमें अगर आप क्या कहते हैं ओन यूज़ के लिए मंगवाएंगे, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा। और जो उसके जो रेलिवेंट शेड्यूल है 10, 11 या 12 नंबर शेड्यूल है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किन किन लोगों ने फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। एक दो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे अगर आप फाइनल कंज्यूमर को देंगे तो नहीं चार्ज होगा, अगर आप उस बंदे को देंगे जिसको रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स की रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी आप चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये या एग्जेम्प्ट सप्लाईज होगी तब भी नहीं होगा, या जिसको छूट दी गई है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आया वो स्केड्यूल में उस कमर्शियल इंपोर्टर को इस बेस पे छूट दी गई है, तभी आप वो बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं। जी ख्वाजा अली साहब, मुझे उम्मीद है कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी इससे। जहीर साजिद कह रहे हैं व्हाट विल बी दी टैक्स पीरियड शो ऑफ प्रीवियस सैलरी इन ए चलान FPR। देखिए बात यह है जहीर साजिद साहब, जिस पीरियड का आपको टैक्स आप जमा करा रहे हैं, फर्ज करें 2020 है तो 20 है, 19 होगा तो 19, तो वो टैक्स पीरियड के हिसाब से आपको शो करना होता है जो आप चलान जमा करा रहे होते हैं, ताकि क्रेडिट रिस्पेक्टिव टैक्स ईयर में मिल सके। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं ए कंपनी पे एज डोनेशन एंड ज़कात एक्सपेंसेस विच इज़ अलाउड एंड विद होल्डिंग परफॉर्म और एग्जेम्प्ट। देखिए बात यह है वकार शाह साहब, अगर आप डोनेशन या ज़कात पे करते हैं तो विद होल्डिंग आप पूछ रहे एंड विद होल्डिंग परफॉर्म और एग्जाम। देखिए बात यह है कि जो डोनेशन है वो एक्सपेंस तो मैंने क्लेम करना नहीं है, तो जब क्लेम नहीं करना तो मुझे विद होल्डिंग, ये बेसिकली ज़कात और डोनेशन डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टेट डिडक्शन होती है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सेक्शन 153 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। आप सेक्शन 21 में जाके पढ़ सकते हैं, उन्होंने एक्सपेंडिचर को रेफर किया है, डिडक्टेबल अलाउंस को रेफर नहीं किया। सो सैयद वकार शाह साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। उसके बाद माजिद राजी साहब कह रहे हैं ओके है जी, ख्वाजा अली रऊफ कहते हैं जी ओके है जी। अब बाकी रहते कौन है जी? वकार शाह साहब ने, वकार शाह साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। अभी भी जी तकरीबन 13 मिनट्स बाकी है, मैं यूट्यूब पे चेक कर लूँ जी, वहाँ पे वो कह रहे हैं सर ADC इज फॉर अल्टरनेट डिलीवरी चलान, अल्टरनेट डिलीवरी चलान काइंडली एक्सप्लोर इन व्हाट केसेस इट इज जनरेटेड। अल्टरनेट डिलीवरी चलान ये टैक्सेस का इशू है या ऑडिट का इशू है जी? ज़रा इसको चेक करें। ये तो डिलीवरी चलान, आप तो कुछ और बात कर रहे हैं। ये काइंडली टैक्सेस से कनेक्टेड क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है मैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में है फिर शायद मैं बेहतर आंसर दे सकूं। डिलीवरी चलान तो ओबियसली आप जो चीज़ भेज रहे हैं उसके बारे में कनेक्टेड है, लेकिन आपका सवाल मुझे आप क्लियर करेंगे तो शायद मैं जवाब दे पाऊँ आपको। तो अल्टरनेट डिलीवरी वो तो खैर कह दिया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, ये अब मोहम्मद मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं नदीम बेटा मुझे नोटिस आया 147 इंटीमेशन टू पे एडवांस टैक्स। नदीम बेटा आई ऑलरेडी पे टैक्स to 2020 on due date, submitted by tax return on time. My source of income from pension, basic BSc PBA account only please। देखिए बिल्कुल ठीक है अली एयर कमोडोर साहब, रिटायर्ड मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जी, पहले तो वेलकम सर, और आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ सवाल आपने किया। देखिए दो बातें हैं सर, पेंशन के ऊपर तो टैक्स है नहीं। अब जहाँ तक बात है आपकी PBA जो आपका वो जो महबूब सेविंग सर्टिफिकेट है, अगर आपको वो मिला हुआ है तो उस पर तो जो टैक्स कटना है वो आपका वो पहले ही कट गया होगा। तो अब आपको सिंपली जवाब ये देना है कि मेरी इनकम तो कोई टैक्सेबल नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, लेकिन उस पर ऑलरेडी कटा हुआ, जितना प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ है और पेंशन उसको लेटर में लिख के उनको जवाब दे दें।
अगर आपको सर इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे साथ आप, मैं आपको नंबर भी अपना दे देता हूँ। ये सर मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको किसी वक्त इस पे कोई हेल्प चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट आपको दे दिया है। मुझे बड़ी खुशी होगी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप जैसे लोगों को के साथ अगर मैं कनेक्टेड रहता हूँ तो जी। मुझे उम्मीद है कि सर आपको जवाब मिल गया होगा अली मिर्ज़ा साहब, तो इसको आप ओके कर दीजिएगा। जी जनाब, इधर आते हैं जी। अब फर्दर सवाल आया है जी, मोहम्मद रिजवान अमीन साहब लाइन पे। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कहते हैं जी सर ऑलवेज प्लेयर टू बी विद यू है। थैंक यू वेरी मच जी। अब सवाल उन्होंने कीजिए, काइंडली गाइड सर के 8 दिसंबर को रिटर्न फाइल कर ली है, अभी मुझे एक गिफ्ट की एंट्री डालनी है। हाँ, सब ने डी दी ही एक फ्लैट के शेयर की इन वेल्थ स्टेटमेंट में, तो क्या रिवीजन कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर और पेनल्टी? थैंक्स सर। देखिए रिजवान अमीन साहब, इसमें आप जो है ना, सवाल थोड़ा सा आपका मुझे समझ तो आ गया कि वेल्थ स्टेटमेंट में आपको आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं और वेल्थ स्टेटमेंट दे चुके हैं और आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं। अगर आपको मिला कि आपको आपने मुझे कहा गिफ्ट, मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि रिवीजन कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग एनी अप्रूवल। नहीं, मुझे पहले आप मुझे एक गिफ्ट की एंट्री पहले रिजवान साहब जेन में रखें कि 2020 में गिफ्ट जो है ना वो 7 बंदों के अलावा आप किसी से रिसीव नहीं कर सकते। ये आपके लिए स्पेसिफिक सब लोगों का बड़ा फायदा हो जाएगा। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, सन, ये सिर्फ उसके अंदर शामिल है। मोहम्मद रिजवान अमीन साहब, अगर उनसे आपको गिफ्ट आया है और गिफ्ट डीड आपके पास है और आपने उसको अपने नाम पे एंटर कर लिया हुआ यानी रजिस्ट्री हो चुकी है, तो तब आप गिफ्ट को एंटर कर सकते हैं। ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ना समझ आए तो डायरेक्ट मैंने आपको लिंक दिया हुआ है अपने मीट का, तो आप उस पर मेरे साथ बात कर सकते हैं। नंबर भी मैंने शेयर किए हुए हैं, आप मेरे साथ बात कर लीजिएगा जी। आगे चलो जी। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स और नॉट। देखिए बात ये हो रही है कि ये डिपेंड करता है कि कौन किसको सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इन पे ना रिड्यूस रेट भी एप्लीकेबल होते हैं कुछ आइटम पे, तो आप रिड्यूस रेट में चेक कर लें और एग्जेम्पशन में चेक कर लें। अदरवाइज जो पेयर है वो टैक्स काटेगा। पेट्रोलियम, हाँ, पेट्रोल पंप का इसलिए नहीं करता क्योंकि उस पर क्लॉज भी एक अवेलेबल है कि अगर वो अपनी कमीशन पे टैक्स दे देते हैं तो उस पर विदहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती हैं जी। इसको सैयद वकार शाह साहब, अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। मोहम्मद रिजवान अमीन कह रहे हैं वालिद साहब ने गिफ्ट दिया है। जी बिल्कुल ठीक है रिजवान साहब, वालिद साहब ने अगर दिया है तो पहले गिफ्ट डीड बनवाएं और फिर उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाएं। अगर पहले से आ रही है तो फिर आप गिफ्ट रिसीव करके अपनी वेल्थ को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे अभी तक नहीं आई तो पहले अपने नाम पे एंटर कर लें, फिर उसको आप अपनी वेल्थ में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन है जी हमारे साथ? अब्दुल हफीज साहब है। वो कह रहे हैं क्या एक सरकारी मुलाजिम टैक्स पेयर अपना जाती कारोबार चला सकता है? कानून के मुताबिक बताएं। देखिए ग्रेड 19 अब देखिए अब्दुल हफीज साहब, बात ये है अगर आपके सर्विस रूल्स आपको अलाउ करते हैं, इनकम टैक्स को आप छोड़े, यहाँ तो आप काम करेंगे तो वो टैक्स तो आपसे ले लेंगे, लेकिन आपके सर्विस रूल जो जहाँ आप जॉब करते हैं वो अलाउ करते हैं तब तो आप कर सकते हैं, या रिस्ट्रिक्टिव जो वो कहते हैं वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज एज सच उसकी परमिशन डायरेक्टली जो है ना उसके बगैर आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके सर्विस लॉज अलाउ ना करें। माजिद राजी खान साहब, हाँ जी अब्दुल रफीक साहब, अगर जवाब मिल गया हो तो ओके कर दीजिएगा। माजिद राजी खान साहब वो कहते हैं सैलरी पेड बाय यूएन बेस्ड एम्प्लॉयर थ्रू रेजिडेंट एम्प्लॉई फॉरेन करेंसी अकाउंट एंड आल्सो पेड TADA आर बोथ टैक्सेबल। देखिए बात ये हो रही है माजिद राजी खान साहब, आपको ये चेक करना है कि आप एम्प्लॉयर अगर उधर है, आप किधर काम करते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ एक्सरसाइज हुई है। अगर पाकिस्तान में है
तो ओबियसली पाकिस्तान में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर हैं और बाहर काम किया है और फॉरेन सोर्स सैलरी है, तो फिर उस मुल्क में आपको जो टैक्स आपने पे करना है उसके लॉज वहाँ के जो है वो आपको लगेंगे। ये आपके लिए दोनों तरफ का मैंने जवाब दिया। माजिद राजी साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। फैसल रहमान साहब है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए फ्रेंड रिसीव नोटिस टू रजिस्टर एज ए DNF BP। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है जी। ये वो इशू कर रहे हैं जो लोग। इसमें 3 कैटेगरीज है जी बेसिकली। अकाउंटेंट्स हैं, ज्वेलर्स हैं, और तीसरा आपका है रियल एस्टेट एजेंट। अगर तो कोई बंदा उसकी डेफिनेशन में इसमें ना DN, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया 2010 का, उसमें DNFP को उन्होंने डिफाइन कर दिया ये कौन है। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो तब तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसमें फॉल नहीं करते हैं तो फैसल रहमान साहब, ये बाय चांस है कि मेरे भी एक क्लाइंट को आया हुआ है, तो उसको मैं आज पढ़ ही रहा था तो आपका सवाल इधर से आ गया, तो उसको चेक कर ले। अगर आप DNFBP की डेफिनेशन में आते हैं, यानी प्रॉपर्टी में अगर आप सेल परचेज करते हैं और आप रेगुलर और प्रोफेशनल इसमें बनेंगे, तो फिर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है। अदरवाइज इसमें आप अगर नहीं फॉल करते तो उनको जवाब सिंपली दें कि मैं इसमें नहीं आता हूँ, तो इसलिए मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे फैसल रहमान साहब उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं इफ़ ऑयल परचेज फ्रॉम टोटल पार्को और PSO, अच्छा, एंड थ्रू बैंकिंग चैनल्स आर एग्जाम्प्ट और नॉट। देखिए फिर तो आप उनसे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मांगे ना। अगर वो आपको सेल कर रहे हैं तो आप उनसे कहें जी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दें, वरना मैं आपका टैक्स काट लूंगा। अनलेस कि आपको लो किसी क्लॉज में या अदरवाइज उसको एग्जाम्पशन भी अगर दे रहा हो, तो अब तो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट काफ़ी हद तक इंटैक्ट हो गए हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। अदरवाइज उनको पेमेंट आप रोकें और उनसे पूछें कि जी क्यों ना मैं आपका टैक्स काटूं। जी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कोई सवाल आया हो। अच्छा जी अब आ रहे हैं जी। ओके बेटा जज़ाकल्लाह, गुड, गॉड ब्लेस यू जी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं जी, उन्होंने थैंक यू किया जी, आपका शुक्रिया सर। और कैसर साहब कह रहे हैं सर आई एम रिटायर्ड सीनियर सिविल जज। अच्छा ओ सर, वो कैसर साहब माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम योर लेक्चर्स विद इन 1 year हैविंग नो कॉर्पोरेट टैक्सेशन बैकग्राउंड। गॉड कीप यू हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑल ऑफ टाइम। जी बड़ी मेहरबानी सर, आप लोगों की दुआएं ही हैं और अल्लाह की मेहरबानी है, वरना बंदा तो कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ आप लोगों की दुआएं और अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है, और मैं आपकी दुआओं का ही तलबगार हूँ, क्योंकि पैसों से वो मसले हल नहीं होते जो दुआओं से मसले हल हो जाते हैं। जी जनाब इधर अब सवाल आ रहा है जी। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है जी मेरे पास। टाइम भी जी घंटा होने वाला है, लेकिन बहरहाल आपके सवालों का तो मैं जवाब दे के ही जाऊँगा। मोहम्मद रिजवान अमीन साहब कह रहे हैं सर वालिद साहब ने काफ़ी साल पहले एक फ्लैट परचेज किया था और उसमें रजिस्ट्रेशन के पेपर में हम भाइयों का नाम डाला हुआ है, लेकिन मैंने रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, तो बैक डेट में गिफ्ट डीड बन के विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिश्नर रिटर्न रिवाइज करके डाल दूं। नहीं अब एक मिनट रिजवान साहब, इस तरह का गैर कानूनी काम आपने नहीं करना। अगर आपको गिफ्ट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जो शेयर है आप अपनी वेल्थ को रिवाइज कर दें, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट अगर आपको 122(9) का नोटिस 122(9) का नोटिस नहीं आया तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पैसे तो उन्होंने दिए थे, आपने तो दिए ही नहीं थे, ठीक है। तो आप अगर उन्होंने परचेज किया था तो वो तो उनकी वेल्थ में आना था, आपकी वेल्थ में नहीं आना था, नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने गिफ्ट किया आप उसी वक्त उस वेल्थ में इसको गिफ्ट शो करें जब उन्होंने आपको दिया है। इसलिए इस तरह की कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ई स्टैंप आए हुए हैं। वैसे भी बैक डेट वाला ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको वैसे भी इलीगल काम करने की मैं सजेशन नहीं दूंगा। तो अगर आपको जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। नईम गोरी कह रहे हैं एक क्लाइंट के 2016 का ऑडिट 2020 में हुआ, ऑडिट के बाद इनकम 4 लाख से 12 लाख पे चली गई, ठीक हो गया। इस इंक्रीज को किस ईयर में शामिल करेंगे? देखिए बात ये हो रही है, पहले आपको चेक करना है, अगर तो उन्होंने आपकी खर्चे डिसलो किए तो ये आपकी इनकम नहीं इंक्रीज हुई है। पहले चेक करें कि वो 12 लाख क्यों हुआ है।
ठीक है। अब रही बात 16 की है, तो वो 16 की इनकम है, 20 की इनकम नहीं है उसका। 20 में असेसमेंट करने से वो 20 की इनकम नहीं बन जाएगी, वो 16 ही की रहेगी। जी जनाब, अगर आपको नईम गौरी साहब जवाब मिल गया हो, सैयद वकार साहब ने ओके कर दिया। साजिद शफी साहब कह रहे हैं, सर आई हैव स्किप टू क्लेम सेल टैक्स इनपुट ऑफ 3 इनवॉइसेस अप टू ₹8 लाख इन February 2020. Can I claim it now after a lapse of 10 months? Note: input skipped due to concerned party was inactive at that time. अच्छा, so I have lost input of 8 lakh. Please guide sir. देखिए, पहली बात तो ये है साजिद शफी साहब के उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन है मेरे नॉलेज के मुताबिक 6 मंथ्स का टाइम रखा हुआ है। 6 टैक्स पीरियड्स में आप अपना इनपुट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब फरवरी 2020 है, अब तो आपको पता है ये तो जनवरी, अल्लाह अल्लाह खैर करे, जनवरी 2021 आ गया है। तो 106 महीने का आप टाइम देख लें, वो तो गुजर चुका है आपका। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अब आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी वाज इनएक्टिव थी एट दैट टाइम। अब वो अगर इनएक्टिव थी तो जाहिर बात है वो एक अलग इशू है कि वो फिर आपको वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। सो इसको ज़रा इस एंगल से देखें और इसको दूसरा कोई तरीका अडॉप्ट करें। लीगल कंसल्टेंसी ले लीजिएगा, क्योंकि अमाउंट बड़ी है, इसके बगैर आप आगे मत जाइएगा, एक्ट मत कीजिएगा, ये सिर्फ सजेशन है आपके लिए। जी फैसल रहमान कह रहे हैं, सर व्हाट ए रोल ऑफ अकाउंटेंट्स इन एंटी मनी लॉ, व्हाट विल बी दी ड्रॉबैक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए अकाउंटेंट इन DNFB। देखिए बात ये है, ये अब फायदे और नुकसान की बात नहीं है। अगर आप उसकी 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 कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, वरना वो बिजनेस नहीं करने देंगे और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगी। जी फैसल रहमान साहब, आपको जवाब मुझे उम्मीद है मिल गया होगा। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, जी थैंक्स सर, जज़ाकल्लाह। जी आपका शुक्रिया। और नुमान गौरी साहब ने भी ओके किया। मैं सिर्फ आखिरी देख लूँ जी, टाइम हो गया है उधर यूट्यूब पे। जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखिएगा। और प्लस आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कि उसमें आपको वीडियोस पहले वाली भी 200 प्लस और अब जो हम जो डाल रहे हैं वो भी लाइव भी आ रही हैं और वैसे भी शेयर कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में आप लोगों का मोहताज हूँ कि लोगों की गुड विशेस और उनकी सपोर्ट के साथ ही बंदा आगे जा सकता है। जी 2 सवाल मीन वाइल आ गया, मैं ले लेता हूँ। सैयद वकार शाह साहब कह रहे हैं, इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्ड एज बोनस और रिवार्ड विच आर क्लब इन ए सैलरी और अदर ट्रीटमेंट, विद होल्डिंग परफॉर्म और नॉट। देखिए बात ये हो रही है, बोनस और रिवार्ड अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो सैलरी का हिस्सा ही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर टैक्स जो है अगर लगता है तो आपको ओबियसली वो देना पड़ेगा। जी हामिद रहमान कह रहे हैं, सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। अकोमोडेशन में हामिद रहमान साहब सीधी सी वो जो प्रिंसिपल है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जम्पशन नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में टू सम एक्सटेंट, तो 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अदरवाइज बेसिक सैलरी का है, या फिर मार्केट रेंट जो होगा, दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड होगा। और रूल इस पे 4, 5, 6 आप इनकम टैक्स रूल पढ़ सकते हैं। हामिद रहमान साहब, मुझे उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। माजिद राजी खान साहब ने ओके कर दिया है। और शाहजेब खान कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं जी, सर काइंडली शेयर लिंक। जी मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। जी ये जी लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जी। इसमें पहले जो वीडियोस हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, और इसमें बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा, जितनी नई वीडियोस आएंगी वो भी आपके पास इंशाल्लाह ताला पहुंच जाया करेगी। जी जनाब, अब मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी।